नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मंडावी और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने भूगोल के प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट कर लिए थे, ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक है पहला, संविधान का निर्माण। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा, ठीक है। और किसी भी तरह का डाउट होता है पढ़ाई से रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देर किए, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा संविधान का निर्माण। तो कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया और संविधान सभा का गठन हुआ कब? जुलाई 1946 को। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो जुलाई 1946 ईस्वी में, ठीक है। और यह किस आधार पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के आधार पर, ठीक है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि संतुष्टि का मतलब होता है कि विचार, ठीक है। कैबिनेट मिशन के विचारों के आधार पर यहाँ पर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए, प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त एन गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के पश्चात टी कृष्णामाचारी और एन माधवराव अन्य सदस्य थे। बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त, देखें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर अंबेडकर थे, ठीक है। और उनके अतिरिक्त एन गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान, ठीक है। और ये जो है ना, ये क्या है? 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के पश्चात टी कृष्णमाचारी, ठीक है। ये जो डीपी खेतान है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1948 ईस्वी में, तो उनकी जगह लेते हैं टी कृष्णमाचारी, ठीक है। और एन माधवराव अन्य सदस्य थे, ठीक है। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा यहाँ पर गोपालस्वामी अयंगर का, ठीक है, के एम मुंशी का बहुत इंपॉर्टेंट है, और डीपी खेतान, ठीक है, और एन माधवराव, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किसे किया गया था? तो बी एन राव को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ किया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ठीक है। कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। और यहाँ पर देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है ऐसे। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। देखिए पहले देखिए अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। अब यहाँ पर 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, कब? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गई। इसमें प्रारूप समिति प्रमुख थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की। देखिए अब यहाँ पर 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। कब किया? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया, ठीक। और संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गई, ठीक है। इसमें प्रारूप समिति प्रमुख थे। देखिए कई समितियां बनाई गई संविधान सभा के गठन के लिए, निर्माण के लिए, और उसमें प्रारूप समिति जो थी सबसे प्रमुख थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। इसलिए इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखिए
अगला टॉपिक हमारा संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ, ठीक है, कौन कौन सी समितियाँ हैं और उनके अध्यक्ष कौन कौन है ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है देखिए यहाँ पर संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला यहाँ पर देखिए प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष हैं वल्लभ भाई पटेल जी। और अगला यहाँ पर देखिए कार्य संचालन समिति, ठीक है, जिसके अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान पे रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर है मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, जिसके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए झंडा समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन है, JB कृपलानी जी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये फैक्ट। अब यहाँ पर अगला पॉइंट देखते हैं हम। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो कब हुई है, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। और इसी दिन क्या हुआ, संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किसे किया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। और यहाँ पर यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पर हमारा मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक। तो देखिए कितने अनुच्छेद थे मूल संविधान में, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। क्वेश्चन बन सकता है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग और कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ, ठीक। अगला पॉइंट, संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन इसे अंगीकृत किया गया, ठीक। तो देखिए संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा है, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। क्वेश्चन आता है कि संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और इसे इसी दिन अंगीकृत किया गया। देखिए जो हमारा संविधान है वो कब बनकर तैयार हुआ है, तो 26 नवंबर 1949 को। आप कंफ्यूज मत होइएगा, कई लोग लिख देते हैं गलती में 26 जनवरी 1950 को, तो नहीं, बिल्कुल गलत है वो। सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ है और उसे अंगीकृत मतलब अपनाया गया है उसी दिन, ठीक है। मतलब 26 नवंबर 1949 को ही उसे अपनाया गया है। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट हमारा, संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था किंतु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि 26 नवंबर 1949 को तैयार तो हो गया था हमारा संविधान, पर उसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। तो पूर्ण रूप से कब लागू हुआ है, तो 26 जनवरी 1950 को, पर बन के तैयार कब हो गया था हमारा, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इस कारण 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक। तो यहाँ पर कह रहा है कि 1930 से ही क्या हुआ था कि संपूर्ण भारत में 26 जनवरी को दिन, जो 26 जनवरी का दिन था उसे स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था, ठीक है। जैसे कि हम स्वाधीनता दिवस कब मनाते हैं, 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली है, तो हम हर साल 15 अगस्त में स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। पर पहले 1930 के बाद, है ना, जब शुरू में हमें आज़ादी, है ना, मिली थी, मतलब 1947 में आज़ादी मिली है, जब हमारा संविधान बना था, तब 1930 के बाद हम 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाते थे, ठीक है। पर उसके बाद स्वाधीनता दिवस न मना के 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया, ठीक है। तो तभी हम क्या करते हैं कि स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है, अलग अलग दिन मनाते हैं, ठीक, क्योंकि एक दिन संविधान बना था और एक दिन हमें आज़ादी मिली थी। अब यहाँ पर अगला पॉइंट देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक। तो मैंने पहले ही बताया कि भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब यहाँ पर अगला टॉपिक हमारा है भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है। तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो कहाँ कहाँ से लिया गया है, मतलब भाई अब भारतीय संविधान हमें बनाना है तो उनके स्रोत तो ढूंढने पड़ेंगे ना, कि हमें कहीं से लेना पड़ेगा ना, कहीं से हमें कोई आइडिया लेना पड़ता है हर चीज़ के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर भारतीय संविधान बनाने के लिए जो प्रमुख थे यहाँ के, उन्होंने आइडिया लिया कि हमें हम दूसरे देशों को देखते हैं कि वो अपने देशों में
कैसे नियम कायदे चला रहे हैं, उस हिसाब से उन्होंने अपना संविधान बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला है हमारा ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में। देखिए प्रस्तावना की भाषा ली गई है, ठीक है, और समवर्ती सूची और केंद्र राज्य संबंध लिया गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर संविधान में जो हमारे प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है, और समवर्ती सूची और केंद्र राज्य संबंध के आइडिया भी कहाँ से लिए गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए जर्मनी का वाइमर संविधान। तो ये राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार, देखिए जो राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार होते हैं ना, है ना, ये आइडिया कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी का वाइमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए जापानी संविधान, है ना। तो देखिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जरा शब्दावली देखिए, कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है और शब्दावली है, इन्हें कहाँ से लिया गया है, हमारे संविधान में जापानी संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए ब्रिटिश संविधान। तो संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया और एकल नागरिकता, ये कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, संसदीय शासन प्रणाली, देखिए संसदीय शासन प्रणाली और विधि निर्माण प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश संविधान से। उसके बाद देखिए अगला है यहाँ पर हमारा दक्षिण अफ्रीका संविधान। इससे क्या क्या लिया गया है, तो देखिए संविधान संशोधन प्रणाली। ठीक है, संविधान संशोधन प्रणाली ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका संविधान से। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्योंकि संविधान में संशोधन समय समय पर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रणाली हमने ली है दक्षिण अफ्रीका संविधान से, ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए कनाडा का संविधान। तो ये देखिए यहाँ से क्या क्या लिया गया है, संघीय व्यवस्था ली गई है, केंद्रीय सरकार के अधीन अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं, संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, ये आइडिया भी लिया गया है। ठीक है, संघीय व्यवस्था, केंद्रीय सरकार के अधीन अवशिष्ट शक्तियाँ और संघ और राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन होता है। अब देखिए संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन होगा तभी काम अच्छे से होगा। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया, कनाडा के संविधान से। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए अमेरिकी संविधान। तो देखिए अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया है, देखिए प्रस्तावना लिया गया है, मूल अधिकार लिया गया है, ठीक है, न्यायालय की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य लिए गए हैं, उपराष्ट्रपति की स्थिति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि ली गई है, और वित्तीय आपात लिया गया है। ठीक है, मतलब अमेरिकी संविधान से हमने बहुत कुछ लिया है। ठीक है, प्रस्तावना तो लिया ही है, फिर मूल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लिया गया है, फिर न्यायालय की स्वतंत्रता ली गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगर न्यायालय स्वतंत्र नहीं होगा तो हमारा जो लोकतंत्र है वो तानाशाह बन जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान पे होगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति के जो अधिकार है ना वो लिए गए हैं, और कार्य भी लिए गए हैं, उपराष्ट्रपति की स्थिति और उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपात। देखिए वित्तीय आपात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब धन की कमी हो जाती है सरकार के पास तब वित्तीय आपात लगाया जाता है। ठीक है, तो ये भी कहाँ से लिया गया, तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर रूसी संविधान। तो यहाँ से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मौलिक कर्तव्य ये रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए फ्रांसीसी संविधान। तो यहाँ से क्या लिया गया, गणतंत्र। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रांसीसी संविधान से गणतंत्र लिया गया, तभी हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। अगला यहाँ पर देखिए आयरलैंड का संविधान। ठीक है, तो देखिए आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये आइडिया भी कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, तो 1935 इस अधिनियम के लगभग 200 अनुच्छेद प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के लगभग 200 अनुच्छेद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों से मिलते जुलते हैं। बस इतना ही कहना चाह रहा है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधिनियम में जो अनुच्छेद हैं उससे मिलते जुलते हैं, सिंपल से लैंग्वेज में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक, देखिए जो वंदे मातरम गीत है, वंदे मातरम क्या हमारा राष्ट्रगीत है, इसे किसने रचा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने रचा है। ठीक है, और यह क्या है, भारत का राष्ट्रगीत है,
जो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है, तो वंदे मातरम है। किसने रचा है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। और देखिए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य में, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया, ठीक। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने क्या किया, सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है उसे, उसकी जो अनुकृति है उसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है, ठीक है। आप देखते होंगे कि अशोक का जो चिन्ह है ना, अशोक स्तंभ का जो चिन्ह है उसे, उसके अनुकृति को क्या किया गया, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकारा है, जो 3 सिर वाले होते हैं ना वो। अब देखिए यहाँ पर अगला है, संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया, ठीक। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि जो राष्ट्रध्वज अपना तिरंगा है उसे संविधान ने कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान पे रखिएगा। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है, ठीक। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो रचा था हमारा जनगण मन, वो क्या है, हमारे भारत का राष्ट्रगान है। इसे कब स्वीकार किया गया है, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान ने क्या किया, अंगीकृत किया है। ध्यान पे रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे भारत का राष्ट्रगान क्या है, तो जनगण मन है, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने रचा है, ठीक है। और इसे संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। हमेशा कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे भारत का राष्ट्रगीत है वो वंदे मातरम है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा है। और हमारे भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, उसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने रचा है, ठीक है। ध्यान पे रखिएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पर देखिए, भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग सख्त संवत पर आधारित है। अब देखिए जो भारत ने क्या किया, सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया, सरकारी उद्देश्य के लिए, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय पंचांग सख्त संवत पर आधारित है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, तो सख्त संवत पर आधारित है, ठीक है। एक होता है विक्रम संवत और एक होता है सख्त संवत। तो हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है वो सख्त संवत पर आधारित है, ठीक है। और इसे भारत ने कब अपनाया, तो ठीक है, कब अपनाया इसे, हाँ 22 मार्च 1957 को अपनाया, ठीक है, भारत के सरकार ने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था पार्ट 1। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है पढ़ाई से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।